हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों को। शुरू करेंगे आज की क्लास को सेकंड एडिटोरियल के साथ, जो कि लिखा गया है इंडिया मालदीव्स के रिलेशंस पे, ख़राब होते रिलेशंस पे। इनफैक्ट क्लास को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक और एक शेयर दें। इन क्लासेस में बिल्कुल बेसिक लेवल से द हिंदू को या किसी भी न्यूज़पेपर को आपको पढ़ना सिखाया जाता है। क्लास के दौरान आपको ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन तीनों चीज़ों को साथ में लेकर के चलना सिखाया जाएगा। और इस क्विज़ पे आपको अपना टेस्ट देना है एट द एंड ऑफ द क्लास। ठीक है, ऊपर कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस हैं, सेंट्रल आइडिया पूछा है, नीचे यहाँ पे आपसे पूछा है कि स्टेटमेंट कौन सी गलत है, नीचे आपको मिलेंगे वोकैब और ग्रामर के क्वेश्चंस। तो मन से चीज़ों को सीखेंगे और इस क्विज़ में 9 में से 8, 7, 6, 5 जितने भी मार्क्स आप ले पाएँ उतने लेंगे। चलिए क्विज़ से क्लास के लास्ट पर निपटते हैं। आइए क्लास को शुरू करते हैं। कह रहा है जी अ चेंज फॉर द वर्स। देखिए, चेंज मतलब बदलाव, और वर्स क्या है? वर्स जो है ना, एडजेक्टिव की बैड की कंपैरेटिव डिग्री है। देखिए, वर्स हो गया बुरा, है ना, बुरे से भी बुरा, बदतर बोलते हैं इसको अपने हिंदी में। और चेंज हो गया बदलाव। कह रहे जी चेंज आया है, जो बदलाव आया है वो अच्छे के लिए नहीं है, वो बदतर के लिए है। चीज़ें पहले ही काफ़ी ख़राब थी, लेकिन अब जो मॉलडीव्स में सत्ता में बदलाव आया है, सरकार जो बदली है, उससे चीज़ें और ख़राब हो गई हैं, फॉर द वर्स हो गई हैं। बात हो रही है ऑन द रैपिड डिक्लाइन इन इंडिया मॉलडीव्स टाइज। बात कर रहा है बहुत तेज़ी से आने वाले डिक्लाइन की, गिरावट की, भारत और मॉलडीव्स के बीच के रिश्तों में। चलिए टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे, क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है इंडिया एंड द मॉलडीव्स शुड सी द बेनिफिट्स ऑफ क्लोजर टाइज। कह रहा है इन दोनों कंट्रीज़ को, इंडिया को और मॉलडीव्स को, देखना चाहिए, सी करना चाहिए बेनिफिट्स को, फ़ायदों को, जो है नज़दीकी रिश्तों के, क्लोज़र टाइज़ के। अगर रिश्ते ख़राब होते हैं इंडिया मालदीव्स के, तो ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया को नुकसान है या सिर्फ मालदीव्स को नुकसान है, दोनों कंट्रीज़ को नुकसान है। मालदीव्स जो है पिछले काफ़ी सालों से इंडिया पे डिपेंडेंट है अपनी सिक्योरिटी के लिए, है ना, अपनी बहुत सारी जो है हेल्प के लिए। और इंडिया डिपेंडेंट मालदीव्स पे इसलिए है थोड़ा बहुत, क्योंकि इसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है इंडियन ओशन में। तो दोनों को ही फ़ायदा मिलता है रिश्ते से, ख़राब होते रिश्ते से किसी का भी जो है फ़ायदा नहीं है। चलिए सब्जेक्ट हो गए दोनों, मालदीव्स इंडिया। मालदीव्स के आगे द लगाया गया है। अच्छा, क्यों लगाया गया भाई? इंडिया के आगे तो नहीं लगाया गया, द इंडिया तो नहीं लिखा गया। सब बच्चों को आना चाहिए कॉन्सेप्ट। एक कंट्री के नाम के आगे द लगता है, दूसरी कंट्री के आगे नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? रीज़न ये है कि मालदीव ये पीछे लगा रहा है अपने एस, और हर वो कंट्री जिसके नाम में प्लूरलिटी हो, पीछे एस आ रहा हो या नाम में यूनाइटेड आ रहा हो, उस कंट्री के नाम के आगे आप द लगाते हैं। जैसे फिलीपींस है ना, तो पीन्स पीछे डबल PINES लगता है, तो द फिलीपींस हम लिखते हैं, है ना। द मालदीव्स, द बहामास पीछे एस आ रहा है। द यूनाइटेड स्टेट्स, आगे यूनाइटेड आ गया तब भी द लगाना है। द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो याद रखेंगे इस सिंपल से कॉन्सेप्ट को। चलिए अब एक ग्रामर कॉन्सेप्ट करवाएंगे आपको बढ़िया वाला। ये तो चलो बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है, सब बच्चों को ज़्यादातर आता भी होगा। कॉन्सेप्ट ये है कि सी वर्ब जो आप देख रहे हैं यहाँ, इस वर्ब को क्या मैं कंटिन्यूस टेंस में यूज़ कर सकता हूँ? आपसे पूछ रहा हूँ मैं। मान लीजिए सेंटेंस ऐसा बना होता, इंडियंस एंड मालदीव्स आर सीइंग, ठीक है, तो इस सेंटेंस में क्या दिक्कत होती? चलो स्टेटिव वर्ब्स का कॉन्सेप्ट है। मेरे ख्याल से SSC बैंक के लिए अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं आते हैं ना, तो काफ़ी नंबर आप खो देंगे मुफ्त वाले। कॉन्सेप्ट ये कहता है, स्टेटिव वर्ब्स हैं कुछ इंग्लिश में, जिनको कभी भी कंटिन्यूस टेंस में मेन वर्ब की तरह यूज़ नहीं करना। फिर सुन लो, कंटिन्यूस टेंस में मेन वर्ब की तरह यूज़ नहीं करना। कौन कौन सी स्टेटिव वर्ब्स हैं? 4 तरह की हैं, आपके सामने लिख दी गई हैं। फीलिंग्स के लिए है लाइक, डिसलाइक, लव, हेट, प्रिफर, वांट और विश। आपकी थॉट्स के लिए हैं अग्री, डिसअग्री, बिलीव, थिंक, कंसीडर, डाउट, इमेजिन, मीन, है ना, नो, रिमेंबर, अंडरस्टैंड। अब मतलब क्या है इनका? देखिए, अगर आप किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं
तो या तो आप करते हैं या नहीं करते हैं। ऐसा नहीं होता कि मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। जिस मोमेंट पे अंडरस्टैंडिंग आएगी उसी मोमेंट पे आप अंडरस्टैंड करेंगे। उससे पहले तो आप अंडरस्टैंड करने की तैयारी कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं। और वैसे ही बिलीव है, बिलीव का मतलब है मैं मानता हूँ, मैं मान रहा हूँ, आई एम बिलीविंग। ऐसा कोई फ्रेज, कोई ऐसा सेंटेंस इंग्लिश में नहीं बन सकता भाई। या तो मानते हैं, जिस मोमेंट पे मान लेंगे मान लेंगे। मतलब इन एक्शंस के अंदर स्टेटिक वर्ब्स में टाइम का कोई कंजम्पशन नहीं हो सकता। या तो प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। आई एम लविंग इट, तो लविंग इट वाला कोई कॉन्सेप्ट अंग्रेजी में नहीं है। आई लव इट या आई डोंट लव इट। समझ पाए ना? प्यार तो एक मोमेंट में है ना, वो उस मोमेंट से पहले अगर आपको नहीं था और उस मोमेंट के बाद अगर आपको है, बस उस मोमेंट पे जो होना था वो हो गया। ऐसा ही कुछ जो है बिलोंग, हैव, पजेस और ओन के साथ होता है। पजेस मतलब किसी चीज़ के मालिक होना। हैव का मतलब भी वही है, किसी चीज़ को अपने पास रखना। बिलोंग का मतलब है किसी चीज़ से जुड़ा हुआ होना। ऑन का मतलब भी होता है ऑन करना। तो अगर आपके पास एक गाड़ी है तो ऐसा नहीं बोल सकते आई एम ओनिंग अ कार। ओनिंग का क्या मतलब भाई? या तो ऑन करता है या नहीं करता है। या तो तेरी गाड़ी है, तूने बेच दी। अगर अपनी गाड़ी है तो उस मोमेंट पे अपनी हो गई थी जिस मोमेंट पे आरसी पे अपना नाम पड़ा था। तो ये वर्ब्स में आईएनजी फॉर्म लगा के मेन वर्ब में इनको यूज़ नहीं करना है। ठीक है। अब कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यूज़ तो मेन वर्ब में नहीं करोगे, लेकिन अगर आ जाए कंटिन्यूस टेंस में तो क्या करेंगे? अगर कंटिन्यूस टेंस में आ जाए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में, तो उसको बदल देना है इंडेफिनिट में। और अगर परफेक्ट कंटिन्यूस में आ जाए तो उसको चेंज कर देना है परफेक्ट में। क्लियर है मामला? चलो करके दिखाता हूँ। आई एम लविंग दिस सॉन्ग, मुझे प्यार हो गया इस गाने से। आई एम लविंग दिस सॉन्ग, तो प्यार है या नहीं है? आई एम लविंग का कोई झंझट ही नहीं होना चाहिए। तो आई, देखो कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, चेंज कर दूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में और लिख दूंगा आई लव दिस सॉन्ग। ठीक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, क्या तुम मेरा पॉइंट अंडरस्टैंड कर रहे हो? क्या मेरी बात को समझ रहे हो? तो इसका मतलब हिंदी में हो जाएगा समझ रहे हो, लेकिन इंग्लिश में नहीं हो सकता। इंग्लिश होना चाहिए डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, उसको बना दूंगा मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। इंडेफिनिट टेंस में डू निकाल दिया यू के लिए। इज शी नोइंग अस, क्या वो हमें जानती है? तो जानना, या तो जानते हैं या नहीं जानते हैं। जान रहे हैं, ऐसा कौन सा प्रोसेस है भाई? इज शी नोइंग अस को आपको बनाना पड़ेगा डज शी नो अस। आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करना। वी आर हैविंग शेयर्स ऑफ सेवरल कंपनीज और डीमैट अकाउंट, हम हैव करते आ रहे हैं, रखते आ रहे हैं कई कंपनियों के शेयर अपने डीमैट अकाउंट में। देखो या तो आप हैव करते हो या नहीं करते हो। जिस मोमेंट पे खरीदे थे उस मोमेंट पे डीमैट में आ गए थे, आप उनके मालिक बन गए थे। जब बेचोगे उसी मोमेंट पे वो आपके हाथ से निकल जाएंगे। तो आर हैविंग जैसा अंग्रेजी में कुछ होना नहीं चाहिए, इसलिए आप इसको लिखना चाहिए, लिखेंगे वी हैव, इंडेफिनिट टेंस बना देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है। आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट राइट नाउ, मैं खाना खा रहा हूँ, मेरा ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ अभी। ब्रेकफास्ट यानी आपका नाश्ता। देखो यहाँ पे जो हैविंग है ना, वो रखने के लिए यूज़ नहीं है, वो खाने के लिए यूज़ हो रहा है। हैव वर्ब के भी तो कई मीनिंग्स है ना। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, लकीर का फ़कीर मत बनना। हैव जब पजेस के लिए, ऑन के लिए यूज़ हो तब वो स्टेटिव होता है। यहाँ पे हैव खाने के लिए यूज़ हो रहा है। आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट खा रहा हूँ। ये हैविंग कुछ और नहीं है, यहाँ पे ईटिंग का काम कर रहा है। तो हैव वर्ब जब खाने पीने का काम कर रही हो, किसी और चीज़ का काम कर रही हो, तब इसको आप भले ही स्टेटिव वर्ब तो है ही नहीं है, तब आप इसको एम हैविंग लिख सकते हैं। भाई खाने के एक्शन में तो टाइम लग सकता है ना, खा रहे हो खा रहे हो खा रहे हो, 5, 10, 15 मिनट आप लगा भी सकते हैं। तो वी आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट, यहाँ पे हैव वर्ब आईएनजी फॉर्म में यूज़ हो सकती है। चलिए, ऑल प्रॉपर्टीज बिलोंगिंग टू द कॉन्विक्ट हैव बीन सीज्ड बाय द कोर्ट, सारी प्रॉपर्टीज जो बिलोंग करती हैं इस कॉन्विक्ट से, इस अपराधी से, वो कोर्ट के द्वारा सीज कर ली गई हैं, हथिया ली गई हैं। यहाँ पे बिलोंगिंग आना नहीं चाहिए, क्योंकि बिलोंग आपको पता है स्टेटिव वर्ब है। बिलोंग का मतलब होता है किसी से जुड़ा हुआ होना। लेकिन ध्यान क्या देना है, मैंने आपको फिर यही बताया था कि मेन वर्ब में स्टेटिव वर्ब्स नहीं आ सकती। स्टेटिव वर्ब्स अगर जिरेंट पार्टिसिपल बन के आ रही है वर्ब की आईएनजी फॉर्म में, तो उससे पंगे नहीं लेने हैं। यहाँ पे बिलोंगिंग क्या है? एक एडजेक्टिव है। सारी वो प्रॉपर्टीज जो बिलोंग करती हैं कॉन्विक्ट से। भाई मेन वर्ब है हैव बीन सीज्ड, मेन वर्ब में स्टेटिव नहीं पड़ा हुआ। यहाँ पे एडजेक्टिव प्रेजेंट पार्टिसिपल बिलोंगिंग का इस्तेमाल किया गया है। नो पंगा विद दिस वर्ड। स्टेटिव वर्ब्स को पार्टिसिपल जिरेंट की तरह यूज कर सकते हैं। चलिए समझ गए। सारी वर्ब्स की स्क्रीनशॉट ले लो, कॉन्सेप्ट आपके सामने है। आधे पौने घंटे का कॉन्सेप्ट है जो आपने 5 मिनट में सीख लिया। आगे बढ़ते हैं जल्दी से और इस आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालते हैं। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको @your English Tutor टाइप करना है टेलीग्राम में।
आपको ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही YT ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे SSC हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, UPSC का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग लगभग 60 से 70 घंटों में। फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। UPSC के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। UPSC के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, CSAT। SSC और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। चलिए वो कैब शीट अपनी 6 वर्ड्स आज अपने पास। शुरू करना है सोजन से। सोजन होती है एक ऐसी यात्रा जो ब्रीफ हो। कहीं घूमने गए, 15 दिन रह गए, तो ये आपकी सोजन है। आफ्टर अ ब्रीफ सोजन इन द माउंटेन्स शी रिटर्न्स रिफ्रेश्ड। एक छोटी सी विजिट के बाद, स्टे के बाद पहाड़ों में वो रिटर्न हुई, वापस आई रिफ्रेश्ड माइंड से या रिफ्रेश्ड बॉडी से। ठीक है, छोटी सी यात्रा को स्टॉप ओवर या ले ओवर भी बोलते हैं, छोटी सी यात्रा के लिए, विजिट के लिए। ये वर्ड आर्टिकल में आएगा आज। फिर एक और वर्ड है डिरोगेटरी। फर्स्ट टाइम आप इसको देख रहे हैं। डिरोगेटरी मतलब ऑफेंसिव, जिसमें कुछ गलत चीज़ें हों। डिरोगेटरी रिमार्क्स वो रिमार्क्स हैं जिसमें आपने किसी को गाली दी है, किसी के लिए बड़ा बुरा जो है भला बुरा बोला है। इसको डेफेमेटरी, डिग्रेडिंग और डिस्पैरेजिंग, स्लैंडरस भी बोला जाता है। नए वर्ड्स हैं शायद आपके लिए। डेफेमेटरी में डिफेम कर रहे हैं, डिफेम करना यानी किसी की, समझ गए ना, इज्जत उतारना। डिग्रेड करना भी वही होता है, स्लेंडर करना भी वही होता है, मानहानि करना। डिस्पैरेज करना भी वही होता है, किसी को कम बताना, किसी की आलोचना करना। तो ये सारे वर्ड जो हैं एक एक करके कभी ना कभी आप आर्टिकल्स में देखेंगे। आज इनको नया जो नए वर्ड्स हैं आप इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। द होल कंट्रोवर्सी स्टार्टेड विद अ डिरोगेटरी पोस्ट अबाउट इंडियन PM ऑन सोशल मीडिया। पूरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई एक डिरोगेटरी पोस्ट के जरिए, एक ऐसी पोस्ट के जरिए जो ऑफेंसिव थी, जो गलत थी, जिसमें कुछ गलत लिखा हुआ था इंडियन PM के बारे में, और ये लिखी गई थी सोशल मीडिया पे। चलिए अगला वर्ड है एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म क्या होता है? जब आप एक्सट्रीम हो जाए किसी चीज़ को लेकर के। जनरली इस वर्ड को जोड़ा जाता है देशभक्ति के साथ। जब आप इतने देशभक्त हो जाएं कि आपको एक्सट्रीम बिहेवियर आप जो है करने लगे हैं ना, बाकी सब देश गए भाड़ में, बाकी पूरी दुनिया गई भाड़ में, मेरी देश, मेरा रिलीजन, मेरी जाति, बस हम ही लोग सबसे आगे रहेंगे, मतलब हमें जीने का अधिकार है। तो ये वाली जो भावना है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सट्रीमिज्म। फेनेटिज्म भी बोल सकते हैं इसको, एक्सट्रीम बिहेवियर भी बोल सकते हैं। जनरली एक्सट्रीमिज्म ही रेडिकलिज्म और टेररिज्म को जन्म देता है। द US waged a worldwide war against extremism after the 9/11 इवेंट। US ने एक वर्ल्ड वाइड वॉर को वेज किया। देखिए, वेज अ वॉर एक फ्रेज है, कोलोकेशन फ्रेज। इसका मतलब होता है जंग की शुरुआत करना या जंग को हवा देना। तो अमेरिका ने एक पूरी दुनिया में होने वाली जंग को हवा दी, और किसके खिलाफ थी? ये थी रेडिकलिज्म, एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ, 9/11 के इवेंट के बाद। एक्सट्रीमिज्म को हाइपर नेशनलिज्म भी बोलते हैं। जिंगोइज्म और शोविनिज्म इसके कॉमन सिनोनिम्स हैं। आज ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। रेडिकलिज्म, जिलोट्री, है ना, सब अच्छे अच्छे सिनोनिम्स हैं। भारी भरकम वर्ड्स हैं यार, कोई बात नहीं, सीख लो, नए नए वर्ड्स हैं ना आपके लिए। अगला वर्ड है अपना रिटोरिक। क्या होता है रिटोरिक? ऐसी बातें जो सुनने में तो बड़ी लगे लेकिन बाद में खाली निकले। टॉक दैट लुक्स हाई फाई बट टर्न्स आउट एम्प्टी। डिस्पाइट द रिटोरिक अबाउट रिफॉर्म्स लिटिल हैज चेंज सो फार। बावजूद रिटोरिक के, बावजूद बड़ी बड़ी बातों के, रिफॉर्म्स को लेकर के अभी तक ना के बराबर ही चीज़ें बदली हैं। लिटिल हैज चेंज्ड सो फार। रिटोरिक को ग्रैंडिलोक्वेंस, मैग्नीलोक्वेंस, बॉल्डर डैश और एम्बेलिशमेंट से भी बताया जाता है। ग्रैंडी मतलब बड़ा, लोक्वेंस मतलब बोल, मैग्ना मतलब बड़ा, लोक्वेंस मतलब बोल, है ना, बड़े बोल। चलिए, पुराना वर्ड है, काफ़ी बार हो चुका है रिटोरिक। तो फिर है अबॉमिनेबल। अबॉमिनेबल ऐसी चीज़ है बहुत ज़्यादा डिस्टेस्टफुल और बैड है, जिसका नाम सुनते ही आपका मुंह का टेस्ट बिगड़ जाए, ऐसी गंदी चीज़ को बोलते हैं अबॉमिनेबल। चाइल्ड रेप इज़ द मोस्ट अबॉमिनेबल क्राइम। चाइल्ड रेप जो है सबसे ज़्यादा खराब तरह का क्राइम है। ये सारे सिनोनिम्स हैं अबॉमिनेबल के। हीनस, हीनस क्राइम्स आपने बहुत बार सुना होगा। रिपग्नेंट, डिस्गस्टिंग, अबॉरेंट, मकाब। ये मकाबरे लिखा जाता है पर बोला जाता है मकाब। बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत ख़राब गंदी चीज़ के लिए यूज़ होता है। मकाब क्राइम्स वो क्राइम है जिनके लिए मौत की सज़ा मिलती है आपको। और वैसे ही वर्ड है इग्रीजियस। इग्रीजियस में
बुरा कम होता है लेकिन बदमाशी ज़्यादा होती है। इग्रीजियस को हिंदी में बोलते हैं दुष्ट। इग्रीशियस आदमी वो आदमी है जो दुष्ट है ना, आप दुष्ट बोलते हो ना, इग्रीजियस। चलिए, लास्ट वर्ड है अपना पैरामाउंट। देखिए पैरामाउंट है जी जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी आपकी स्टडी आपके लिए पैरामाउंट होनी चाहिए, करियर आपके लिए पैरामाउंट होना चाहिए। किसी भी यंगस्टर के लिए जो करियर बना रहा है ना, उसका ये काम जो है पैरामाउंट होना चाहिए। स्टॉपिंग द स्प्रेड ऑफ द वायरस वॉज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। वायरस के स्प्रेड को रोकना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस की चीज़ का था फॉर गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की सरकारों के लिए। प्राइमरी, प्री एमिनेंट और सुप्रीम भी बोलते हैं पैरामाउंट को। आज आप पैरामाउंट वर्ड भी आर्टिकल में देखेंगे। चलिए, ये 6 वर्ड्स हो गए डिटेल में। शीट को आप डाउनलोड करेंगे टेलीग्राम ग्रुप से, रोज़ अपडेट होती है टेलीग्राम में, सभी बच्चों को शाम में मिल जाती है। चलो, एक समरी दें आपको। समरी में क्या है कि पूरी बात बताई गई है। मालदीव्स की तरफ से कुछ गलत रिमार्क्स आए थे इंडिया के पीएम के खिलाफ और इंडियंस के खिलाफ भी इन जनरल। बड़े ही गंदे एग्रीजियस रिमार्क्स थे, ये दुष्ट रिमार्क्स थे। और इन रिमार्क्स के बाद में इंडियंस ने बाइकॉट मालदीव्स नाम का एक ट्रेंड जो है छेड़ दिया है सोशल मीडिया पे। और इंडियन जो है गवर्नमेंट भी मालदीव्स को अच्छे से आड़े हाथों ले रही है। अब मालदीव्स जो है आज की डेट में डैमेज कंट्रोलिंग मोड में है, क्योंकि हम इंडियंस ही सबसे बड़ा टूरिस्ट का हिस्सा बनाते हैं मालदीव्स के टूरिज्म इंडस्ट्री का। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि दोनों कंट्रीज़ को इस पोजीशन पे स्टेप बैक करना होगा और स्टेप बैक करके रीअसेस करना होगा अपने रिश्तों को। और ये वही रिश्ते हैं जिससे दोनों को बेनिफिट होता है। तो अगर रिश्ते बिगड़ेंगे ना, मालदीव्स भी बहुत कुछ खोएगा और इंडिया भी बहुत कुछ खोएगा। दोनों कोशिश ऐसा कर सकते हैं कि बहुत गहरी दोस्ती ना हो, कम से कम दुश्मनी तो एक दूसरे से ना करें। तो आज की टोन एनालाइजिंग पूरे रिश्तों को एनालाइज कर रहा है पिछले 20-30 सालों में क्या क्या हुआ, और साथ है सजेस्ट कर रहा है बोथ द कंट्रीज़ को कि आगे आपको क्या करना चाहिए। शुरू करें। बिल्कुल सिंपल सा आर्टिकल है आज, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। ये ग्रामर कॉन्सेप्ट जो आपने देखा ना, यही सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था इस क्लास में। चलिए, कह रहे द रैपिड डिक्लाइन इन टाइज बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स जस्ट अ मंथ आफ्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी मेट with the newly elected Maldivian president Mohammad Muizzu should set alarm bells ringing। समझो स्ट्रक्चर, समझो सेंटेंस की। कह रहे जो रैपिड डिक्लाइन है, तेजी से आने वाली गिरावट है। रैपिड मतलब तेजी से आने वाला, फास्ट, स्विफ्ट। और किस में आई है गिरावट? रिश्तों में आई है। किस किस के बीच आई है? बिटवीन और एंड लगा के बता रहा है, दो लोगों के बीच आई है, इंडिया और मालदीव्स के बीच में, द मालदीव्स के बीच में। कह रहे जी और ये गिरावट कब आई है? देखो यहाँ लग गया कोमा, ध्यान देना इस पे। और देखो ये कोमा दूसरा कहाँ है? यहाँ। क्या बताया गया आपको हमेशा कोमा के लिए? जब भी दो कोमे आ जाए सेंटेंस में, तो उन दोनों कोमास के बीच में एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। चाहे तो उसको पढ़ लो, चाहे उसको बाद में पढ़ लो। पढ़ लेते हैं इसको। कह रहा है ये जो डिक्लाइन आया है इंडिया मालदीव्स के बीच में, अब एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? कह रहा है ये आया ना, ये सिर्फ 1 महीने बाद आया है, जस्ट अ मंथ आफ्टर। और किसके? जब पीएम मोदी जो है मिले थे नए नए चुने गए मालदीवियन प्रेसिडेंट से, जिनका नाम है मिस्टर मुइजू। अब देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन खत्म हो गई, अब डिक्लाइन से शुरू करेंगे। कह रहा है इस डिक्लाइन को शुड कर देना चाहिए सेट, और किसको? अलार्म बेल्स को, कि वो रिंग करें। सेट द अलार्म बेल्स रिंगिंग का मतलब है जी अलार्म बजाना, सबको चेताना, सबको चिंता में डालना, है ना। जब अलार्म बेल्स बज रही हैं, कहीं फायर अलार्म बज रहा है, तो फायर अलार्म यही कहता है कि भागो, आग लग गई है। तो इसी तरह का कुछ फायर अलार्म हमारे रिश्तों में भी बजना चाहिए, क्योंकि रिश्ते बहुत तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं। डिक्लाइन सब्जेक्ट है और शुड सेट डिक्लाइन नाम के इस नाउन की, इस सब्जेक्ट की वर्ब है। सेट द अलार्म बेल्स रिंगिंग एक फ्रेज है अंग्रेजी में, जिसका मतलब आपने सीख लिया, किसी चीज़ पे गहरी चिंता जो है बताना। पीएम मोदी की वर्ब है मेट, बीच में रखी गई है सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन कोमा से कोमा तक। चलो, ये टेक्निक पढ़ने की टेक्निक यही है। आप अगर अभी तक फॉलो नहीं कर रहे हो तो कम से कम चैनल पे आए हो, इस टेक्निक को सीखो। अगेन कह रहा है द ट्रिगर केम फ्रॉम ट्वीट्स बाय 3 मालदीवियन मिनिस्टर्स। फिर कोमा लग गया, लेकिन इसके बाद दूसरा कोमा नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब क्या है? एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है ये जरूरी इंफॉर्मेशन है सेंटेंस के लिए। कह रहा है ट्रिगर केम फ्रॉम ट्वीट्स बाय 3 मालदीवियन मिनिस्टर्स अटैकिंग मिस्टर मोदी फॉर प्रमोटिंग द लक्षद्वीप आइलैंड्स। ये जो ट्रिगर आया, ट्रिगर क्या होता है? गन का ट्रिगर होता है जिससे गन चलती है। इस पूरी कंट्रोवर्सी का ट्रिगर है जिससे कंट्रोवर्सी शुरू हुई है। कह रहे इस कंट्रोवर्सी का ट्रिगर आया इन रिश्तों के खराब होने का उन ट्वीट्स के द्वारा, और वो किन के द्वारा थी? 3 मालदीवियन मिनिस्टर्स के द्वारा थी।
और ये कैसी थी ट्वीट्स, एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है ये, कह रहा है ये ट्वीट्स थी अटैक करने वाली मिस्टर मोदी को, अटैकिंग मिस्टर मोदी, और वो था प्रमोट करने के लिए लक्षद्वीप आइलैंड्स को। और ये कब प्रमोट किया गया? ड्यूरिंग हिज रीसेंट सोजर्न देयर एट द परसीव्ड कोस्ट टू द मालदीव्स। ये उन्होंने प्रमोट किया था अपनी रीसेंट सोजर्न के दौरान। सोजर्न का मतलब होता है विजिट, छोटी सी विजिट, ब्रीफ विजिट। अपनी रीसेंट ब्रीफ विजिट के दौरान देयर यानी लक्षद्वीप आइलैंड्स में, और ये विजिट की थी उन्होंने या ये प्रमोट किया था एक परसीव्ड कोस्ट पे मालदीव्स के लिए। मालदीव्स को लगा कि इस प्रमोशन की कॉस्ट हमें चुकानी पड़ेगी, ऐसा वो परसीव कर रहा है, ऐसा उसको लगता है, फील हो रहा है ना। तो ऐसा उन्होंने, मोदी साहब ने लक्षद्वीप को प्रमोट किया था। और कह रहा है दूसरा किस लिए अटैक किया था? पहला तो ये काम था भी मालदीव्स को इन्होंने जो है हटा करके लक्षद्वीप को प्रमोट किया है। दूसरा, एंड फॉर हिज क्लोज टाइज विद इजराइल, अपने क्लोज रिश्तों की वजह से मोदी के इजराइल के साथ में, इस वजह से इन तीनों ने इनको अटैक किया। अब देखो सेमी कोलम लगा करके इन तीनों मिनिस्टर्स की स्टेट बता रहा है, करंट स्टेट में इनके साथ क्या होता है। कह रहे द मिनिस्टर्स ऑल्सो मेड डिरोगेटरी रिमार्क्स अबाउट इंडियंस। ये मिनिस्टर्स ने डिरोगेटरी रिमार्क्स भी मेक किए इंडियंस के बारे में, गलत भरी जो बातें भी बोली इन्होंने अबाउट इंडियंस। सेंटेंस की स्ट्रक्चर समझ में आई? ये दो सेंटेंसेज है और दोनों सेंटेंस कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं सेमी कॉलम से। सेमी कॉलम का अंग्रेजी में काम ये होता है कि कनेक्टेड चीज़ों को जोड़ना, चाहे वो सेंटेंसेज ही क्यों ना हो। ट्रिगर की वर्ब है केम, अटैकिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है ना। चलिए, मिनिस्टर्स की वर्ब है मेड। डेरोगेटरी आपने समझ लिया, ऑफेंसिव हो, डिस्पैरेजिंग हो, डिफेमिंग हो, गलत हो, जो गलत तरीके से बात करता हो। कह रहे द ट्वीट्स हैव बीन डिलीटेड, द मिनिस्टर्स हैव बीन सस्पेंडेड एंड द मालदीवियन गवर्नमेंट हैज़ डिस्टेंस्ड इटसेल्फ फ्रॉम देम। ये ट्वीट्स जो हैं डिलीट हो चुकी हैं पैसिव वॉइस के अंदर, मिनिस्टर्स को सस्पेंड किया जा चुका है पैसिव वॉइस के अंदर, और मालदीवियन गवर्नमेंट ने एक्टिव वॉइस में डिस्टेंस कर लिया है, दूरी बना ली है खुद की, इटसेल्फ की, इन लोगों से और इनकी ट्वीट से। समझ में आ गया सेंटेंस? ट्वीट्स की वर्ब है हैव बीन डिलीटेड, मिनिस्टर्स की वर्ब है हैव बीन सस्पेंडेड। ये हैव बीन यहाँ भी लगा ही हुआ है, यहाँ जो लगा हुआ था वो यहाँ भी लगा हुआ है, बस दूसरी बार उसको लिखा नहीं गया। गवर्नमेंट की वर्ब है हैज़ डिस्टेंस्ड। कह रहे लेकिन बट द डैमेज हैज़ बीन डन, डैमेज जो है वो हो चुकी है, पैसिव वॉइस में डैमेज लग चुकी है, हैज़ बीन प्लस में V3। कह रहे जी द रिस्पेक्टिव एम्बेसडर्स वर समन्ड, एक दूसरे के एम्बेसडर्स को, राजदूतों को बुलाया भी गया, समन भी किया गया, अगेन पैसिव वॉइस में वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। कह रहा है जी हर्ड इंडियंस हैव क्राउडेड सोशल मीडिया साइट्स कॉलिंग फॉर एन इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ द मालदीव्स। कह रहा है जो हर्ड इंडियंस हैं, जो चोट खाए हुए इंडियंस हैं, उन्होंने क्राउड कर दिया है, भीड़ जमावड़ा कर दिया है सोशल मीडिया साइट्स पे। और क्यों? कॉल फॉर करते हुए, मांग करते हुए आर्थिक बॉयकॉट की मालदीव्स नाम के इस देश की। अब बॉयकॉट क्यों करना और किस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है, ये डैश लगा के एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। कह रहा है जी इंडियन टूरिस्ट मेक अप द मोस्ट अराइवल्स पोस्ट कोविड-19। इंडियन टूरिस्ट जो हैं मेकअप करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, मिल करके बनाते हैं सबसे ज़्यादा अराइवल्स को मालदीव्स में कोविड-19 के बाद। तो जब हम ही वहाँ सबसे ज़्यादा जाते हैं, हम ही वहाँ पे पैसा उड़ाते हैं, खर्चते हैं, और हमें अगर वही लोग जो है डिफेमेटरी रिमार्क्स कर रहे हैं हम पे, तो हम बॉयकॉट मालदीव्स को जो है कॉल फॉर कर रहे हैं ना। इंडियंस की वर्ब है हैव क्राउडेड, टूरिस्ट की वर्ब है मेकअप करना, कॉन्स्टिट्यूट करना, मिल करके बनाना। ठीक है, मेकअप करना, कंप्राइज करना, कॉन्स्टिट्यूट करना, कॉल फॉर करना यानी डिमांड करना। और कुछ देखने वाला है नहीं है ना इसमें? चल, कह रहा है हाउएवर द अंडरलाइंग रीजन्स रन डीपर एंड कुड हैव अ ब्रॉडर इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन इंडिया मालदीव्स रिलेशन। कह रहे लेकिन बात यह भी है कि जो अंडरलाइंग रीजन है, अंडरलाइंग मतलब जो अंडरलाई कर रहे हैं, जो छुपे हुए रीजन्स हैं, जो छुपे हुए रीजन्स हैं वो रन करते हैं बहुत गहरे। अंडरलाइंग डीपर जो है रीजन्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत गहरे हैं, और वो रख सकते हैं ब्रॉडर इम्पैक्ट इंडिया मालदीव्स के रिलेशंस पे एंड द नेबरहुड, और इस पूरे जो है रीजन पे। मालदीव्स बिल्कुल नेबरहुड में ही हमारे, बिल्कुल का मतलब है मतलब इंडियन ओशन में ही है ना। तो इस पूरे इंडियन ओशन एरिया जो नेबरहुड है, हमारा पड़ोस है, वहाँ पे बुरा प्रभाव भी जो है छोड़ सकते हैं। और ये सारा काम कैसे करेंगे? अक्रूइंग टू द चेंज इन गवर्नमेंट इन माले, अक्रू टू करते हुए, मिल करके बनाते हुए एक बदलाव को सरकार में माले के अंदर, मालदीव्स की कैपिटल माले के अंदर। ठीक है, अक्रू टू करना यानी मिल करके बनाना,
आपकी बैंक एफडी पे ब्याज है, रोज़ मान लो 500 हज़ार रुपये ब्याज इकट्ठा होता है, तो वो अक्रू हो रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है। वैसे ही ये सारे रीजन जो हैं इकट्ठे होकर के मॉलडीव्स में भी सरकार को इन्होंने बदल दिया और हमारे रिश्ते भी खराब कर दिए। कह रहे मिस्टर मोइजू रोड टू पावर ऑन द बैक ऑफ द पीपीएम्स इंडिया आउट कैंपेन। मोइजू साहब ने पावर पे राइड किया, पावर में आए वो, और कैसे? सवार होकर के ऑन द बैक ऑफ, इनकी पार्टी जो है पीपीएम, उसके इंडिया आउट कैंपेन के। तो इनका कैंपेन का वादा यही था कि मैं आऊँगा, इंडिया को बाहर निकालूंगा मालदीव से। हमारी जो फौजें मालदीव्स में रहती आई हैं सालों से, उनको ये बाहर निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो ये ही रोड टू द पावर, वो पावर में ही इस वादे पे आए हैं। चलिए, ऑन द बैक ऑफ मतलब सवार होकर के, विद द सपोर्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के सहारे जब आप कोई काम करते हो तो उसके सवार होकर करते हो, या विद द सपोर्ट ऑफ, ऑन द बैक ऑफ करते हो। कह डिस्पाइट इट्स डिसअपॉइंटमेंट विद द विन ऑफ एंटी इंडिया फोर्सेस, गिवन द वार्म रिलेशनशिप इट शेयर्ड with his predecessor Ibrahim Soli, the Modi government sent a minister to his swearing in। अब बता रहे सारी करवाहट मालदीव्स की तरफ से, इंडिया की तरफ से नहीं है। कह रहे बावजूद अपनी डिसअपॉइंटमेंट के, बावजूद अपनी निराशा के, जो थी विन को लेकर के, जीत को लेकर के, एंटी इंडिया फोर्सेस की, ये जो मोइजू नाम की प्रेसिडेंट है इनकी पार्टी की। कह रहे मोइजू के जीतने के बाद भी, देखते हुए हमारे वार्म रिश्तों को, गिवन का मतलब है कंसीडरिंग या देखते हुए, हमारे अच्छे गहरे रिश्तों को जो हमने शेयर किए थे मोइजू के प्रेडिसेसर से, मोइजू के पहले जो आने वाले थे ना, जो हटे अभी कुर्सी से, इब्राहिम सोली। कह रहे हैं मोदी गवर्नमेंट ने बावजूद इसके सेंड किया एक मिनिस्टर को इसकी शपथ ग्रहण समारोह में, स्वेरिंग इन जो है सेरेमनी में। तो हमने तो खूब अच्छे से इनसे दोस्ती निभाई। एंड देर वॉज अ मोदी मोइजू मीट एट COP28, और मोदी मोइजू की एक मीट भी हुई थी COP28 जो है अभी अभी सबमिट हुई है उसके अंदर। चलिए, इट आया है इंडिया के लिए, इट की वर्ब है शेयर्ड, या इट आया है मोदी गवर्नमेंट के लिए, मोदी गवर्नमेंट की वर्ब होगी यहाँ पे सेंट। गिवन का मतलब है कंसीडरिंग, प्रेडेसेसर मतलब पहले आने वाला, मोइजू से पहले कौन थे? इब्राहिम सोली। कह रहे मिस्टर मोइजू चोज टर्की एज हिज फर्स्ट बायलैटरल डेस्टिनेशन। मोइजू ने फिर चूज किया टर्की को अपनी पहली दो तरफा डेस्टिनेशन के लिए, बायलैटरल विजिट की डेस्टिनेशन के लिए, यानी सबसे पहले टर्की गए, टर्की के प्रेसिडेंट से मिलने, है ना। करेंट इज नाउ विजिटिंग चाइना, और अब वो विजिट कर रहे हैं चाइना को। बिकमिंग द फर्स्ट प्रेसिडेंट नॉट टू मेक इंडिया हिज फर्स्ट प्रायोरिटी, बनते हुए पहला प्रेसिडेंट जो इंडिया को नहीं बना रहा है अपनी पहली प्राथमिकता, पहली प्रायोरिटी। ये तो हर प्रेसिडेंट जो है, मालदीव्स का पहले इंडिया आता है, इंडिया से मिलता है प्रेसिडेंट से, या हमारे प्रेसिडेंट जो है पीएम से, और उसके बाद दूसरी कंट्रीज़ को विजिट करता है, लेकिन अभी तक ये इंडिया मिलने नहीं आए। कह रहा है इवन प्रेसिडेंट यमीन हु बिगेन द इंडिया आउट मूवमेंट एंड कॉज इट अप टू बीजिंग विजिटेड दिल्ली फर्स्ट इन 2014। कह रहा है यहाँ तक कि जो प्रेसिडेंट यमीन थे, मोइजू से पहले कौन थे? ये सलाह थे, क्या नाम है इनका, इब्राहिम सोली। तो सोली से भी पहले थे यमीन। कह रहा है यहाँ तक कि जो पुराने वाले प्रेसिडेंट थे यमीन, जिन्होंने ओरिजिनली ये इंडिया आउट कैंपेन का नाम दिया था, और जो कोजी अप कर गए थे, नज़दीक हो गए थे बीजिंग के, कोजी अप यानी कोजी कोजी होना, किसी के नज़दीक आना। कह रहा है इस बंदे ने भी विजिट किया था दिल्ली को पहली दफ़ा, सबसे पहले 2014 में। तो ये इंडिया आउट कैंपेन मोइजू का दिया हुआ नहीं है, ये कैंपेन शुरू किया था यमीन नाम के प्रेसिडेंट ने। मैंने आज आपसे क्विज में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये यमीन ने जो इंडिया आउट कैंपेन दिया था, ये भी सबसे पहले भारत में ही आए थे प्रेसिडेंट बनने के बाद। यमीन जो है, यमीन इनकी वर्ब है विजिटेड। हु आया यमीन के लिए, इसकी दो वर्ब्स हैं, हु बिगेन एंड हु कॉजी अप। कॉजी अप करना, किसी से नज़दीकियाँ बढ़ाना। मिस्टर मोइजू हैज़ कंटिन्यूड टू प्रेस इंडिया ऑन द विड्रॉल ऑफ इट्स मिलिट्री पर्सनल इवन दो इंडिया हैज़ क्लैरिफाइड देयर रोल। मोइजू साहब ने कंटिन्यू है, जारी रखा है, प्रेस करना, दबाव डालना इंडिया पे कि हम विड्रॉ करें अपने मिलिट्री पर्सनल को। मिलिट्री पर्सनल यानी हमारे फौजी, हमारे जवान जो वहाँ पे तैनात रहते हैं उनके देश में। और कह रहा है ये जब हुआ है, इवन दो जब इंडिया ने क्लैरिफाई करके साफ साफ बताया है उनके रोल को। वो वहाँ रहते हैं इंडियन ओशियन के अंदर पेट्रोलिंग के लिए, लेकिन इनको मालदीव्स को ये लगता है कि ये हमारे देश में एक थ्रेट की तरह है ना, इनको हटाएंगे तो चाइना से और नज़दीकियाँ बनेंगी। मोइजू की वर्ब है हैज़ कंटिन्यूड। पर्सनल का मतलब होता है स्टाफ मेंबर्स, हमारे पर्सनल आर्मी के जो मिलिट्री के पर्सनल है, मतलब हमारे फौजी हैं।
ये पर्सनल वर्ड जो है इसकी स्पेलिंग इस पर्सनल वर्ड से अलग है, और ये पर्सनल एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है निजी या प्राइवेट। दोनों की स्पेलिंग अलग, दोनों वर्ड्स अलग, बोला दोनों को पर्सनल जाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आएंगे। अब बताएगा आपको बेनिफिट और नुकसान क्या है। कह रहा है विद द कॉल्स फॉर बॉयकॉट्स एंड राइजिंग हाइपर नेशनलिस्टिक रिटोरिक, दिल्ली एंड मॉले नीड टू टेक अ स्टेप बैक एंड रीअसेस देयर रिस्पॉन्सेज। विद से सेंटेंस शुरू हुआ है, इसका मीनिंग होगा शुरू कहाँ से, के साथ ही। विद का मतलब क्या होता है, साथ। कह रहा है जी के साथ ही इन कॉल्स के, इन मांगों के जो है बॉयकॉट की, और जो है रेज होने के साथ ही हाइपर नेशनलिस्टिक रिटोरिक के। रिटोरिक मतलब बड़ी बड़ी बातें, हाइपर नेशनलिस्टिक मतलब रेडिकल, एक्सट्रीमिस्ट, जिंगोइस्ट। कह रहा है जी अत्यंत देशभक्तों की, देशभक्ति की बातों के और कॉल्स के, डिमांड्स के बॉयकॉट वाली जो हैं खड़े होने के साथ ही होगा क्या, हुआ ये कि दिल्ली और मालदीव्स को ज़रूरत है कि वो एक स्टेप बैक लें, इस सिचुएशन से पीछे हटें और रीअसेस करें अपने अपने रिस्पॉन्सेज को, फिर से असेस करें, फिर से जायजा लें अपनी अपनी प्रतिक्रियाओं का। कहीं हम तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, कहीं मालदीव्स को अपने रिस्पॉन्ड को ठीक तो नहीं करना चाहिए, दोनों अपना अपना देखें। इंडिया और माले, माले मालदीव्स की कैपिटल है तो माले लिखा गया है ना, तो इंडिया और माले की वर्ब होगी नीड्स। हाइपर नेशनलिस्टिक के लिए जो वर्ड आपको मैंने याद करने के लिए बताए थे, जिंगोइस्ट, जिंगोइस्ट, शोविनिस्टिक, रेडिकल, है ना, एक्सट्रीमिस्ट, ये सारे वर्ड्स हैं। रिटोरिक का होती है बड़ी बड़ी बातें जो बाद में कुछ भी नहीं निकलेंगी, अभी बस जोश जोश में हम बोल रहे हैं, है ना। मैग्नीलोक्वेंस, ग्रेडिलोक्वेंस भी बोलते हैं इनको। कह रहे हैं जी मिस्टर मोइजू कैन इल अफोर्ड टू एंटेगोनाइज इंडिया गिवन इट्स प्रॉक्सिमिटी। मोइजू साहब भी इल अफोर्ड कर सकते हैं। इल अफोर्ड करना यानी अफोर्ड कर ही ना सकना, किसी चीज़ की कॉस्ट को सह ही ना सकना। कह रहा है मोइजू साहब भी अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं, इस कॉस्ट को सह ही नहीं सकते हैं जो है एंटेगोनाइज करने की, दुश्मन बनाने की भारत को। एंटेगोनाइज करते हो तो किसी आदमी को चिढ़ा करके दुश्मन बना लेते हो, तो वो भी दुश्मन बनाना बिल्कुल भी नहीं अफोर्ड कर सकते। क्यों, देखते हुए भारत की प्रॉक्सिमिटी को, भारत की नज़दीकी को। हम वैसे भी बहुत नज़दीक हैं और लोकेशन के हिसाब से भी भारत काफ़ी नज़दीक है। और किसको देखते हुए, इकोनॉमिक माइट एंड हिस्टोरिकल पोजीशन एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन। भारत की आर्थिक ताकत को देखते हुए और भारत की हिस्टोरिकल पोजीशन को देखते हुए एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे इंडियन ओशन में। हम कोई पैसा चार्ज नहीं करते हैं मालदीव से वहाँ पे अपने फौजी रखने का, हम खुद चल करके नेट सिक्योरिटी दे रहे हैं इस इंडियन ओशन में, वहाँ पे अपना एक छोटा सा स्यूडो मिलिट्री बेस बना करके। मिलिट्री बेस भी नहीं है यार, कुछ मेरे ख्याल से लेस देन 500 सोल्जर्स हैं और जो पूरा वहाँ पेट्रोलिंग करते हैं अपने जहाज वहाज लेकर के। तो इस तरीके से मोइजू भी जो है अफोर्ड नहीं कर सकते हैं भारत को दुश्मन बनाना, इस जो है पॉइंट पे। कह रहा है समथिंग मालदीव्स हैज रिलाइड ऑन। कह रहा है ये वही चीज़ है सिक्योरिटी प्रोवाइडर वाली जिस पे मालदीव्स ने हमेशा रिलाई किया है, मालदीव्स को हमेशा जिसका बेनिफिट मिला है। रिलाई करना, डिपेंड करना, किसी चीज़ के ऊपर निर्भर होना। कह रहा है जी इंडिया टू मस्ट सी द फ्यूटिलिटी ऑफ मसलिंग इन ए मच स्मॉलर नेबर। इंडिया को भी देखना ही चाहिए फ्यूटिलिटी को, निरर्थकता को। फ्यूटिलिटी यानी किसी चीज़ के फ्यूटिल, इनइफेक्टिव या यूजलेस होने की क्वालिटी। इंडिया को भी निरर्थकता देखनी चाहिए अपने स्टेप की, जो है मसलिंग की। मसल करना यानी अपनी मसल्स दिखाना, मसल फ्लेक्सिंग भी बोलते हैं इसको, पावर डिमॉन्स्ट्रेशन भी बोलते हैं। इंडिया को भी निरर्थकता देखनी होगी अपने पावर डिमॉन्स्ट्रेशन की, अपने मसल्स दिखाने की, एक छोटे देश को, मच स्मॉलर नेबर को। कह रहा है हाउ एवर इग्रीजियस द प्रोवोकेशन, चाहे कितनी भी इग्रीजियस, कितनी भी दुष्ट उनकी तरफ से प्रोवोकेशन आई है। इग्रीजियस मैंने आपको बताया था, दुष्ट के लिए, खराब के लिए बोलते हैं। प्रोवोकेशन यानी चिढ़ाने वाली बात, ट्रिगर, जहाँ से मामले शुरू होते हैं। चलिए स्मॉलर एक कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री से पहले दो ही एडवर्ब्स आती हैं अंग्रेजी में, या तो मच आती है या फिर फार आती है। फार स्मॉलर, मच स्मॉलर, है ना। मोर स्मॉलर, अ लॉट स्मॉलर ऐसे आप नहीं लिखेंगे, फार या मच को यूज़ करेंगे। कह रहे द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ टाइज बिटवीन द सोली गवर्नमेंट एंड दिल्ली शो द बेनिफिट्स ऑफ अ स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप। पिछले कई हिस्से जो है ईयर्स थे रिश्तों के, सोली गवर्नमेंट के और दिल्ली के। सोली गवर्नमेंट मतलब मोइजू से पहले वाले प्रेसिडेंट की सरकार, और दिल्ली के, वो दिखाते हैं बेनिफिट्स को, मजबूत रिश्तों के, जो है स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप के। और वो रिश्ते क्या हैं, इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉरेस एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन द आइलैंड्स, एन इंटेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, सपोर्ट ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडमिक,
एंड कोऑपरेशन ऑन इंटरनेशनल स्टेज। इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर फोरेज जो हैं, फोरे का मतलब होता है पहली बार लिए जाने वाले कदम, फोरे का मतलब अटैक भी होता है, पर अटैक वाला मीनिंग नहीं है यहाँ पे इनिशिएटिव वाला मीनिंग है। इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर जो इनिशिएटिव हैं माले में, कभी हम वहाँ पुल बना देते हैं, हाईवे बना देते हैं, सड़क बना देते हैं, है ना, और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो हम वहाँ करते रहते हैं। बहुत इंटेंस जो हमारी पार्टनरशिप है माले के साथ। कोविड-19 के दौरान हमने जो मदद की उनको, और उनकी बात को इंटरनेशनल स्टेज पे जो हम रेज करते हैं, इन लोगों को आवाज़ मिलती है इंडिया के थ्रू, बड़े कंट्री के थ्रू। ये सारे बेनिफिट जो हैं पिछले कुछ सालों में मालदीव्स ने उठाए हैं भारत से। ईयर्स की वर्ब है शो। फोरे आप समझ चुके हैं, इनिशिएटिव के लिए यूज़ होता है। कह रहा है फॉर इंडिया इन अ रीजन दैट सीज सेवरल इलेक्शंस दिस ईयर, इट इज़ पैरामाउंट टू इंश्योर दैट डोमेस्टिक पॉलिटिकल चेंजेस in the neighborhood do not change the basic structure of bilateral ties। कह रहे जी भारत के लिए भी इस रीजन में या ऐसे एक रीजन में जो देखता है बहुत सारे इलेक्शंस को इस साल, सी वर्ब को इंडेफिनिट टेंस में यूज़ किया गया है, दैट इज सीइंग नहीं लिखा गया, याद है ना, सी वर्ब को आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखा जाता। कह रहे जी भारत के लिए भी एक ऐसे रीजन में जो देखने वाला है काफ़ी सारे चुनाव इस साल, इस पूरे रीजन में चुनाव होंगे इंक्लूडिंग इंडिया। ये बड़ा ज़रूरी है, पैरामाउंट है कि हम सुनिश्चित करें इस चीज़ को कि डोमेस्टिक पॉलिटिकल चेंजेस जो हैं, सरकार में बदलाव जो हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस में, नेबरहुड में, वो चेंज ना करे, बदलाव ना लाए बेसिक बायलैटरल टाइज में, उस स्ट्रक्चर में, ढांचे में जो दो तरफा रिश्तों के हैं मालदीव्स इंडिया के बीच, और अफेक्ट रीजनल स्टेबिलिटी, या फिर वो अफेक्ट ना करे रीजनल स्टेबिलिटी को, पूरे रीजन में स्थिरता को। ठीक है, चलिए सेंटेंस मेरे ख्याल से बहुत ईजी था। पैरामाउंट आपने देख लिया, सुप्रीम या मोस्ट इंपॉर्टेंट को बोलते हैं, पूरा आर्टिकल ईजी है, इतने इजी आर्टिकल बहुत कम आते हैं, इसलिए आज का क्विज थोड़ा सा मुश्किल है। सेंट्रल आइडिया पूछा है आपसे इस आर्टिकल का। सेंट्रल आइडिया मतलब अगर इस आर्टिकल को किसी को एक सेंटेंस में बताना हो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बताई जाएगी वो क्या होगी। ठीक है, 4 बातें आपके सामने लिखी गई हैं और भाई साहब ऑलमोस्ट चारों ही सच हैं। पढ़ने पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, मीनिंग निकालने के बाद आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इनमें से किस बात के बिना मैं इस आर्टिकल की समरी नहीं दे सकता। चारों ही बातें सच हैं, ऐसा समझ लो। चलो खुद से करना है इस क्वेश्चन को, मेंस लेवल का क्वेश्चन है। यही पॉज करो वीडियो को, ट्राई दो इसको एक। चलो आंसर है इसका डी। देखो ये बात सच है कि मालदीव्स ने डेरोगेटरी रिमार्क्स की हैं, लेकिन ये आर्टिकल उस पर नहीं है। ये आर्टिकल इस चीज़ पे नहीं है कि मालदीव्स को हम जवाब दें। ये आर्टिकल्स इस पे भी नहीं है कि इंडियंस कैसे बॉयकॉट मालदीव्स का जो है ट्रेंड छेड़ रहे हैं ट्विटर पे। ये आर्टिकल इस चीज़ पे भी नहीं है कि मालदीव्स में नई सरकार आ गई है जिसको चाइना का सपोर्ट है। ये आर्टिकल इस चीज़ पे है कि दोनों अपने रिश्तों को देखें, रिलुक करें एक बैक स्टेप करके, और फिर वो रिलुक करना है इस कंट्रोवर्सी को देखते हुए, यानी दोनों कंट्रीज़ को अपने रिश्तों को और गिरने से, खराब होने से बचाना है। ये आर्टिकल इस बारे में है, समझ गए ना। ये है सेंट्रल आइडिया इस पैसेज का। बाकी तीनों बातें भी सच हो सकती हैं टू सम एक्सटेंट, लेकिन ये बात सबसे ज़रूरी बात है। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फैक्चुअली करेक्ट है, फैक्ट्स के हिसाब से गलत है। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, इसका आंसर मैं फर्स्ट कमेंट में डाल रहा हूं। चेक कर लो चारों में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। इन द फर्स्ट कमेंट मैंने आंसर डाल दिए, वहां से मैच कर लो। बीच में कॉलम्स मैच करने हैं। मकाब को क्या बोलते हैं, ब्रीफ विजिट के लिए क्या कौन सा वर्ड है ना, जिंगोइज्म क्या होता है, मेकअप क्या होता है, इस तरीके से मैच करके चारों कॉलम्स को, चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबके आंसर फर्स्ट कमेंट में रखें। लास्ट में मिलेंगी 3 एरर्स। एरर्स आपको मिल सकती हैं इन एरियाज़ के आसपास, चलो ठीक है, ये मैंने वर्ड्स हाईलाइट कर दिए हैं, बोल्ड कर दिए हैं, इनके आसपास आपको एरर्स मिलेंगी। ढूंढो खुद से, जो कॉन्सेप्ट सीखे वही अप्लाई होंगे। आउट ऑफ 9 कितने मार्क्स मिले कमेंट सेक्शन में बताना। जो बच्चे लास्ट तक क्लास अटेंड करते हैं, क्विज़ को अटेंड करते हैं, मार्क्स बताया करो, और बताया करो क्लास का कैसा लगा फीडबैक। कुछ सजेशंस हो या कुछ आपके शेयर करना चाहो, आप शेयर कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। मैं कोशिश करता हूँ हर एक बच्चे का कमेंट पढूं और रिप्लाई करूँ। अंटिल देन